ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से, फोटो सिस्टम सेकंड पूरा आपको समझ में आ गया। क्लियर है? चलिए, अब मैं इसमें टोटल अगर एनर्जी की हम बात करें कि टोटल एनर्जी से कितनी हुई है, तो इसको हम करके चलते हैं दो की साइकिल में। तो एक साइक्लिक में, साइक्लिक नॉट नॉन साइक्लिक, एक साइक्लिक में वन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। ठीक, वन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देयर इज अ टोटल गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल, जबकि एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में one molecule of ATP, O2 and 2 molecule of NADPH2 is formed. In the total non-cyclic photophosphorylation में एक ATP, एक O2 और 2 NADPH2 फॉर्म होते हैं। ये जो सारी चीजें, ये जो हम कह रहे हैं 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ फॉर्म हुए हैं, ये 2 NADPH2, एक ATP, ये जो यहाँ फॉर्म हुए हैं बच्चों, ये बेसिकली काम आते हैं ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। ये जितनी भी अभी हमारी चल रही थी फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड की जो रिएक्शन हमने पढ़ी है, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द लाइट। हमने कहा वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर का हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर होता है, तो इट टेक प्लेस इन द लाइट। लेकिन ये जो होता है ये कब, अभी हमारी जो C3 साइकिल होगी, केल्विन साइकिल जो हम पढ़ेंगे, वो कब होती है? ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन होती है। तो उस टाइम पर हमें इन सब मॉलिक्यूल्स की हमें जरूरत पड़ती है। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसकी हमें कितनी जरूरत पड़ती है, कितनी बार चलानी पड़ती है? हमें ड्यूरिंग द साइकिल 18 एटीपी और 12 NADPH2 की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन। इतनी हमें जरूरत है, तो ऑब्वियस बात है, आप खुद लगा लो, 2 और 1 3 एटीपी, 3 एटीपी और 2 NADPH2 है या नहीं है? टोटल यही तो है, यानी कि मैं 6 बार चलाऊं, देख लो 6 3 18, 6 2 12, हुआ कि नहीं हुआ है? यानी कि 6 बार साइक्लिक चलाते हैं और 6 बार नॉन साइक्लिक चलाते हैं, तब जाकर इतना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी और NADPH2 इकट्ठा हो पाता है कि वो सारा किस में काम आ जाता है? उसको डार्क रिएक्शन में काम आता है। समझ में आया भाई? साइक्लिक में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं, नॉन साइक्लिक में एक एटीपी, O2 और 2 NADPH2 फॉर्म होते हैं। ठीक, ये जो है 2 एटीपी मॉलिक्यूल, एक एटीपी, O2 और 2 NADPH2, ये जो बन रहे हैं, ये कब बन रहे हैं? ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। इनसे बनने वाली जो एनर्जी है वो किस में काम आती है? डार्क रिएक्शन में काम आती है। कितनी? डार्क रिएक्शन को कितनी चाहिए होती है? 18 एटीपी और 12 NADPH2। तो ये बनाने के लिए उसको टोटल 2 एटीपी और एक एटीपी यानी कि 3 एटीपी और 2 NADPH2 को 6 बार उसको साइकिल चलानी पड़ेगी, तब जाकर वो 18 एटीपी और 12 NADPH2 फॉर्म कर पाएगा। क्लियर है ये यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई आपकी पूरी लाइट रिएक्शन की। किसी को कोई डाउट है लाइट रिएक्शन में तो बात करो, नहीं तो हम डार्क रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन करने में टाइम लगेगा। इसके लिए अगर किसी को कोई डाउट है तो बात करो, वरना शुरू करते हैं। नहीं है? चलिए, तो ये स्टेप है जो आपकी बुक में आई डोंट नो ढंग से दिए हैं नहीं दिए हैं, मैं यहाँ नोट कर रही हूँ, तो नोट जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसके नोट मेरे लिखे हुए नहीं है, अगर आपको इसका PDF मिलेगा एक एक लाइन छोड़ते जाना, ताकि मैं इनकी फुल फॉर्म आपको बता सकूं।
चलिए भाई देखो इधर, ये स्टेप है। अभी इसमें और भी है, आगे काफी सारी स्टेप हैं, तो क्योंकि बोर्ड पर अभी इतनी आ रही है तो मैंने आपके लिए इतनी लिख के दे दी है। सबसे पहले स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। अगर मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से किसकी, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट होता है, यानी कि रात के समय में होता है या लाइट नहीं होता है तब इसमें डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो डार्क रिएक्शन में कुछ एंजाइम्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। इसको कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, क्योंकि CO2 जो फिक्स हो रही है वो कहाँ हो रही है, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ही हो रही है। भाई देखिए आप, CO2 इसमें ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन फिक्स होती है, तो इसलिए हम डार्क रिएक्शन को CO2 फिक्सेशन स्टेज भी हम कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम रुबिस्को काम आता है। रुबिस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, या रुबिस्को इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। मैं ये कह सकती हूँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये नहीं होगा तो CO2 का कार्बन फिक्सेशन नहीं होगा, और अगर CO2 फिक्स्ड नहीं होगी तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी या फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? तो हम ये कहते हैं कि रुबिस्को इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी स्टेजेस की मैं बात करूं, स्टेप की बात करूं, सबसे पहले होती है कार्बोक्सिलेशन स्टेज। कार्बोक्सिलेशन स्टेज यानी कि CO2 का एडिशन। RUBP, RUBP इज द राइबुलोज बाइफॉस्फेट। RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट, मैंने इसलिए कहा था आपसे लाइन छोड़ते जाना, अपने आप लिख लो इसकी फुल फॉर्म। राइबुलोज बाइफॉस्फेट से जुड़ा है CO2। CO2 से जुड़ने के बाद इट गेट कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रुबिस्को। रुबिस्को की फुल फॉर्म राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। राइबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम, रुबिस्को की फुल फॉर्म। विद द हेल्प ऑफ द रुबिस्को इट गेट कन्वर्टेड इनटू द PGA, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या है, PGA। PGA इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA इज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। और ये इसमें जो बनाया है इट्स अ 6 कार्बन कंटेनिंग अनस्टेबल कंपाउंड। ये कुछ कीटो एसिड यहाँ बनता है, कीटोन कंपाउंड यहाँ बनता है, लेकिन ये कैसा होता है बच्चों, अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है, तो इट गेट रेडिली कन्वर्टेड इनटू द PGA। तो 6 RUBP प्लस कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 in the presence of the enzyme Rubisco, 6 carbon containing unstable compound and it get converted into the PGA, phosphoglyceric acid। ठीक है, कितने 12 मॉलिक्यूल्स, 12 मॉलिक्यूल्स किसके, PGA के बनते हैं। ये कैसा है, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। PGA इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। कितने मॉलिक्यूल्स बने इसके, 12 मॉलिक्यूल। ये बात आपको समझ में आ गई सबको, कार्बोक्सिलेशन फेज, ठीक है। देखो 6 मॉलिक्यूल RUBP के, 6 मॉलिक्यूल CO2 के, तो इसमें बना 6 कार्बन कंटेनिंग अनस्टेबल कंपाउंड। इसके कितने होंगे, 6 मॉलिक्यूल होंगे, टोटल 12 मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन ये कितना हो गया, इसमें 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, तो ये कितने हो गए, 12 मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके कितने, 12 मॉलिक्यूल्स होते हैं। PGA फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, 12 मॉलिक्यूल। अब है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल में 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA phosphoglyceric acid get attached with 12 ATP. 12 molecule of 3 phosphoglyceric acid get attached with 12 ATP and get converted into the 12 molecule of 1,3 by PGA। क्यों, क्योंकि ATP ने क्या दे दिया, अपना एक फॉस्फेट दे दिया और ADP रिमूव हो गया, एक फॉस्फेट किसको दे दिया, PGA को दे दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 12 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 by PGA, 1,3 by phosphoglyceric एसिड। एक फॉस्फेट अटैच हो गया, अभी तक एक था, अब एक फर्स्ट कार्बन पे भी अटैच हो गया, तो बन गया 1,3 बाय PGA। ठीक, 1,3 बाय PGA इन द प्रेजेंस ऑफ द डिहाइड्रोजनेज 12 NADPH2, 12 यहाँ खर्च हो गए, 12 यहाँ खर्च हो गए, यानी कि NADPH2 बराबर हो गया, ATP बचे कितने, 6 ATP बचे हैं। डार्क रिएक्शन में मैंने कहा था 18 ATP और 12 NADPH2, 12 यहाँ खर्च हो गए, 6 बचे हैं, ये भी ध्यान रखते चलना। 12 NADPH2 यहाँ खर्च हो गए, किसमें, NADP में, इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डिहाइड्रोजनेज। और बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो है फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड कितना है, 12 मॉलिक्यूल है, तो 12 में से 5 मॉलिक्यूल
12 में से 5 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हुए हैं? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। व्हाट इज द DHAP? DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो 12 मॉलिक्यूल्स PgAl के फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड के किस में कन्वर्ट हो गए हैं? 5 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP। बेसिकली कन्वर्ट नहीं हुए, आइसोमराइज्ड हुए हैं, यानी कि आइसोमर है एक दूसरे के। तो 5 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड get isomerized into the DHAP, dihydroxy acetone phosphate। क्लियर सबको? ठीक है, ऊपर का मिटा रही हूं मैं। ठीक है, अब देखते चलना। अब 3 मॉलिक्यूल PgAl के और 3 मॉलिक्यूल DHAP के, यानी कि यहाँ कितने PgAl के? 5 इसमें कन्वर्ट हो गए, बचे कितने? 7। भाई इसको मैं ऐसे कन्वर्ट करती हूँ, देखो आप लोग बहुत क्लियरली आपको समझ आना चाहिए। 12 मॉलिक्यूल है PgAl के, 5 कन्वर्ट हो गए 3 यहाँ पर यूज आ गए 3। अब कितने बचे? 5 और 3 8, 8 में 5 और बचे, तो ये इस तरह से जाते हैं। 5 सॉरी 4, ठीक है, इस तरह से जाएंगे। अब ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो 3 PgAl और यहाँ पर, और 3 DHAP। DHAP कितने थे? 5 थे, 5 ही तो कन्वर्ट हुए, 5 इसमें ही तो कन्वर्ट हुए। तो 5 DHAP थे, 5 में से 3 और 2, तो 3 यहाँ काम आ गए। देखते जाओ, 3 PgAl यहाँ काम आ गए और 3 DHAP यहाँ काम आ गए। तो PgAl और DHAP ये मिलकर बनाते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। देखो इधर, 3 मॉलिक्यूल PgAl के, 3 मॉलिक्यूल DHAP के, दोनों आपस में अटैच हुए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एल्डोलेज, और किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग है, और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट 6 कार्बन कंटेनिंग है। तो 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के और फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो गए? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गए? ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नहीं? अब देखो यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में 3 मॉलिक्यूल है। इस 3 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में से केवल एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, केवल एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों? ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। कितने? 3 मॉलिक्यूल थे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, केवल एक मॉलिक्यूल किसमें आइसोमराइज्ड हो गया? ग्लूकोज में। यानी कि जो हमें चाहिए था ग्लूकोज, वो तो हमें यही मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? फोटोसिंथेसिस का जो मेन काम था, क्या? फॉर्मेशन ऑफ फूड, वो हमें मिल गया यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? RUBP। भाई रिएक्शन एक बार बना के खत्म थोड़ी ना करनी, RUBP भी तो हमें चाहिए, जो CO2 से अटैच करेगा, तो वो हमें दोबारा मिलेगा हम यहाँ पे। ठीक, चलिए।
राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, आरयूबीपी का रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। अब देखो दो मॉलिक्यूल वहां बचे किसके, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। अब यहाँ कितने बचे हैं, दो मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के प्लस दो मॉलिक्यूल PgAl के, दो मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, दो मॉलिक्यूल किसके, PgAl के, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें दो मॉलिक्यूल इराइथ्रोस 4 फॉस्फेट और दो मॉलिक्यूल जाइलुलोज फॉस्फेट। अब इधर देखना PgAl 12 का 12 थे, 5 काम आ गए DHAP में, 3 काम आ गए यहाँ पर, और बाकी बचे 2 काम कहाँ आ गए, यहाँ पर। हो रहा है ना, क्लियरली हमें दिखता जा रहा है चेंज हो रहे हैं। दो मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के वहां से बचे थे, दो मॉलिक्यूल PgAl से इन्होंने अटैच किया और किस में कन्वर्ट हो गए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंटेनिंग, PgAl 3 कार्बन कंटेनिंग, है या नहीं है, तो 6 और 3 9, 9, तो ये कैसे बदलते हैं, हाँ तो ये कैसे बदलेंगे, ये है आपका इराइथ्रोज, एक सेकेंड, 8 कार्बन कंटेनिंग, 5 कार्बन कंटेनिंग, और ये 4 कार्बन कंटेनिंग, है या नहीं है, इराइथ बन गया ना, देखो भाई 6 और 3 9, और ये किसमें बन गए, 9 बने, इराइथ्रोज 4 फॉस्फेट 4 कार्बन कंटेनिंग, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन कंटेनिंग। ठीक है बच्चों, चलिए अभी इसको मैं यही छोड़ रही हूँ, बाकी का साइकिल हम अगले पार्ट करेंगे, टाइम हो गया है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि आपकी भी अगली क्लास है, मेरी भी कोई अगली क्लास है, तो इसलिए यहाँ तक सबको समझ में आया, नहीं आया तो इसको नोट करो और घर बैठ के पढ़ना, डेफिनेट समझ आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में जो साइकिल दी थी वो तो डेफिनेटली आपको नहीं समझ आती, आप कंफ्यूज रहते, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत सिंपल तरीके से ऐसे नोट कर दिया है। ठीक है, थोड़ी सी अभी बची है रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, तो यहाँ तक आपका हुआ है, बाकी का आपका देखेंगे कल। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।